हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 नई बुक के हिसाब से 3,70,000 इसका बैलेंस शीट है। आपको सबसे पहले रिलाइजेशन अकाउंट बनाना है और इस क्वेश्चन में अभी आप सिर्फ रिलाइजेशन अकाउंट ही बनाएंगे। तो फॉर्मेट है आपका पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहला काम है मैं आपको अभी सिखा देता हूं। आपको रिलाइजेशन अकाउंट का जो लेंथ है उनको कितनी रखनी चाहिए। हम ध्यान रखना, जितने एसेट्स आपके रिलाइजेशन वाले हैं, मतलब जिनसे आपका पैसा आ जाएगा, उसका डबल और 2-3 लाइन एक्स्ट्रा बनाओ। आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो आशीष और कनव दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 3 और 2। जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी क्वेश्चन को पढ़ें, है ना, एक दूसरे को ना देखें, क्वेश्चन को पढ़ें। तो आशीष और कनव दो पार्टनर है जिनका रेशियो क्या है 3 और 2 और उनकी बैलेंस शीट दे रखी है बच्चे। एसेट साइड में आप देख पा रहे होंगे आपके पास वो एसेट्स भी हैं जिनसे पैसा आ जाएगा बेचकर या ऐसे ही, जैसे स्टॉक है, डेटर्स है, फर्नीचर है, प्लांट है और इन्वेस्टमेंट है। कितने एसेट्स हो गए 5। तो आप 10 डबल इसका और 3 लाइन एक्स्ट्रा, कितना 12-13 लाइन का आप क्या बना लीजिए, एक अकाउंट बना लीजिए। इसका नाम क्या है, रिलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहला काम है बच्चे आपको ट्रांसफर करना है। सुनिए ध्यान से, क्या करना है बच्चे, आपकी एसेट्स इधर होती है, आप सामने देखो, सामने जिसको नहीं आता, आपकी बैलेंस शीट में ऐसे उधर होती है, लायबिलिटी इधर, आपको अपोजिट साइड ट्रांसफर करना है एसेट्स को इधर और लायबिलिटीज को इस तरफ। लेकिन क्या सारे एसेट्स होंगे? नहीं, वही एसेट ट्रांसफर होते हैं जिनसे पैसा आता है। तो पहला एसेट्स आपका है डेटर्स, नहीं स्टॉक। तो लिखो यहां पे 2 स्टॉक अकाउंट, कितना बताओ। उसके बाद सभी के सभी ट्रांसफर करना शुरू कर दीजिए, जिनको आ गया ट्रांसफर करना शुरू कर दो। 24,000। उसके बाद 2 डेटर्स, समझ कर क्वेश्चन कर जल्दी से, 24,000, 19,000। फिर है आपका फर्नीचर 40,000। उसके बाद प्लांट 2,10,000 और 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितना 32,000। चलिए बच्चे, अब जो ये बैंक और प्रॉफिट लॉस रह गया है, मैं आपको बता दूं, बैंक जाएगा बैंक अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस जाएगा डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या वो बना रहे हो आप? तो आप उसको भी स्किप कर दीजिए। अब लायबिलिटी साइड आइए और आपको थोड़ा सा ज्ञान यहां दे दिया जाए। लायबिलिटी में आप वही लायबिलिटी ट्रांसफर करोगे जिनकी आप पेमेंट करोगे किसी ना किसी को, और वो रिजर्व भी ट्रांसफर करोगे जो किसी एसेट से रिलेटेड होते हैं। क्या बोला मैंने? उन सभी लायबिलिटी ट्रांसफर करोगे जिनका पेमेंट करोगे बाहर, कि कौन से वाले, थर्ड पार्टी लायबिलिटी। फर्स्ट और सेकंड पार्टी लायबिलिटी यहां ट्रांसफर। फर्स्ट और सेकंड पार्टी क्या होता है? फर्स्ट मतलब मालिक का कैपिटल और दूसरा मतलब मालिक का लोन। इनके अलावा सभी जितने भी लायबिलिटी हैं वो सब ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन जो रिजर्व किसी एसेट से रिलेटेड नहीं होते वो यहां ट्रांसफर नहीं होगा, वो बच जाएगा किधर, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो आइए बच्चे, सबसे पहला ट्रेड क्रेडिटर, इनकी आप पेमेंट करोगे तो इसे ट्रांसफर करिए। ट्रेड क्रेडिटर्स कितना है 42,000। उसके बाद बच्चे बाय एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अब देखो यहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्यों ट्रांसफर किया। बच्चे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का मतलब ये वो पैसा है जो एम्प्लॉय का है, और आज तुम बिजनेस बंद करोगे तो अपने एम्प्लॉय को पैसा वापस करोगे, और मैंने कहा ना जो जिस लायबिलिटी की आप पेमेंट करोगे वो सब यहां ट्रांसफर होगा। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी क्या होगा, ट्रांसफर होगा। याद रहेगा भी, ये याद रहेगा। चलिए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 60,000 रुपए। बच्चे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये देखो ये मालिक नहीं है, ये मालिक के वाइफ का लोन है, लिखा है मिसेस आशीष लोन, तो ये भी ट्रांसफर हो जाता है और इसकी पेमेंट करेंगे हम मिसेस आशीष लोन। लेकिन नेक्स्ट वाला ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि वो खुद एक मालिक है, मालिक का कैपिटल और मालिक का लोन का अलग अकाउंट बनता है, ठीक है। और वो भी पूछा नहीं गया है बच्चे,
तो आप इसे सिर्फ रिलेशन अकाउंट पूछेगा तो यहीं तक रहना था बस। 9,000। बच्चा अगला पॉइंट है वर्कमैन कंपनसेशन फंड। क्या ये रिजर्व किसी एसेट से रिलेटेड है? क्या वर्कमैन कंपनसेशन फंड किसी एसेट से रिलेटेड है? नहीं बच्चे, किसी भी एसेट से रिलेटेड नहीं है ये बल्कि तब बनाया जाता है, मतलब ये ऑलरेडी हम पे होता है, इसलिए किसी को अगर चोट लग जाए और कोई हम पे क्लेम करे तो हम उसको देंगे पैसा। लेकिन यहाँ पे एक बार चेक कर लो, वैसे तो क्लेम सारा बढ़ जाता है, या तो यूज होगा या तो बढ़ जाएगा। यहाँ पे ट्रांसफर कौन बताएगा बच्चे? यहाँ पे कौन से रिजर्व ट्रांसफर होते हैं? कोई भी दो नाम बता दो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और पीएफडीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ईपीएफ, ईपीएफ ये तो लायबिलिटी है, ये कौन से रिलेटेड है? ईपीएफ का फुल फॉर्म क्या था? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इसमें किसका पैसा पड़ा हुआ है? एम्प्लॉय, आज बिजनेस बंद हो रहा है तो आप उनका पैसा वापस करोगे ना, तो ये कोई वैसा फंड नहीं है। हाँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी ट्रांसफर होगा और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्योंकि दोनों ही किससे रिलेटेड है? एसेट से रिलेटेड है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड किससे रिलेटेड है? इन्वेस्टमेंट से। और पीएफडीडी किससे रिलेटेड है? डेटर्स से। हाँ या ना? ठीक है, काटे सामने देख, वो ट्रांसफर होते हैं, रियलाइज नहीं होते। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये बढ़ जाएगा कहां पे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो इसको अभी क्या कर देते हैं हम? स्किप कर दें। चलिए बच्चे नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। देखो अभी ये रह गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रिजर्व, ट्रांसफर कर दो इसको। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को ट्रांसफर करिए। कितने रुपए? देखो ज्यादातर क्वेश्चन में एक तो क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये दो बार याद कर लो। और एक क्या होता है? प्रोविडेंट फॉर डाउटफुल डेट। यही ट्रांसफर होगा, यही रिजर्व आपने अक्सर पढ़े हैं, जो किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है? ये एसेट से। बस ट्रांसफर होगा बच्चों, इसकी पेमेंट नहीं होगी। सभी लायबिलिटी पेमेंट हो जाएगी पर इन दोनों की, क्योंकि ये आपका रिजर्व है। पेमेंट किसको करोगे ये बताओ? ये तो आपके गुल्ले में पड़ा हुआ ना, इसकी पेमेंट किस जाएगी? पेमेंट उनकी जाती है जहां पे आपका उधार हो। जैसे कौन किसको दोगे? क्रेडिटर को। किसको दोगे? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को। किससे दोगे? आशीष के वाइफ से लोन लिया था उनको दोगे। तो ये सब पैसा बाहर से आया है ना, सबको देना पड़ेगा। पर ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है ये तो आपके पास खुद से पड़ा हुआ है ना? अच्छा, जो पैसा हम पे पड़ा हुआ, हमारी लायबिलिटी कैसे हो सकती है बता सकते हो मुझे? चलो जो बताएगा मैं उसको चॉकलेट दूंगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और पीएफडीडी हम पे ही पड़ा हुआ है, हमें किसको देना नहीं है, फिर भी हमारी लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि ये किसका पार्ट है? बहुत बढ़िया, ये किसका पार्ट है? और प्रॉफिट किसका होता है लास्ट में? तो ये भी किसका है? और मालिक का पैसा हमारे पास, तो लायबिलिटी तो हुई तरीके से। ठीक है, बहुत सही, क्या बात है, आई अप्रिशिएट इट। चलिए बच्चे नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल अकाउंट में जाएगा, तो इसको भी आप क्या कर दें? स्किप कर दें। चलिए बच्चे, क्या अभी हमने कोई ट्रांजेक्शन करी है, सिर्फ ट्रांसफर किया है? अभी सिर्फ सारे हमने क्या करें? ट्रांसफर करें रिलेशन अकाउंट में। अब हम करेंगे ट्रांजेक्शंस पॉइंट के पढ़ने के हिसाब से। तो आइए पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं। आशीष एग्री टू टुक ओवर फर्नीचर एट 38,000। बच्चों आशीष कह रहा है कि मैं क्या ले जाऊंगा? फर्नीचर ले जाऊंगा। कितने में? तो बच्चों आप देखो यहां सामने, जिसको नहीं आता वो सामने देखते रहें और करना, जैसे मैं कर लूं वैसे कर लेना। फर्नीचर इधर लिखा हुआ डेबिट में, रिलायंस किधर होगा? क्रेडिट साइड। एसेट्स को इधर खत्म करते हैं और लायबिलिटीज को इधर। खत्म दो तरीके से हो सकता है, या तो बेच दे हम, क्या जाएगा पैसा, या तो कौन ले जाए उसे? मालिक ले जाए। नहीं होगा, ठीक है। यहां पे आपने बेचा है या मालिक ले गया? यहां आपने बेचा है या मालिक ले गया? बोलो बोलो बोलो। मालिक ले गया। जब भी मालिक ले जाए तो बच्चे 4 एंट्री बताई थी मैंने, बताओ इनमें चारों में से कौन सी एंट्री है? वो देखो लास्ट उधर 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 कौन सी एंट्री है? अगर बिक जाए तो कैश टू रिलेशन, और मालिक ले जाए तो पार्टनर टू रिलेशन। रिलेशन किधर है? और हम एसेट्स को खत्म भी किधर कर रहे हैं? तो नाम आएगा ना यहाँ पे, बाय
कौन ले गया? आशीष कैपिटल अकाउंट, आशीष, और ब्रैकेट में लिख दो क्या ले गया, क्या ले गया? फर्नीचर। कितने में ले गया? तो बच्चे एक एसेट्स आपकी खत्म। या तो बिक जाए या तो कौन ले जाए? मालिक ले जाए, ठीक है? या तो बिक जाए या तो कौन ले जाए? मालिक ले जाए, ठीक है? मैं जैसे डिक्टेट करूंगा वैसे लिखते रहना बच्चों। इसी के आगे एक पॉइंट और भी है, खत्म नहीं हुआ। क्या लिखा है? एंड के बाद एक नया पॉइंट स्टार्ट हो गया है और वो आशीष बोल रहा है कि मैं पे कर दूंगा क्या? मिसेस आशीष लोन। अम्मी बाबा बताओ, सुनो सामने देखो, जिनको नहीं आता सामने देखते रहे। आपने इस तरफ ट्रांसफर किया है आप मिसेस आशीष लोन, लायबिलिटी आपकी किधर पड़ी है? क्रेडिट साइड में। खत्म किधर होगा? या तो आप खुद पे करो कैश में या बैंक के थ्रू, या आप कौन पे करेगा? आपका मालिक। अब बताओ आपने पे करा है या आपका मालिक ने पे करा है? आपके मालिक ने पे करा है। इसकी चौथी एंट्री है रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एग्जाम में मैंने बताया था जरूरी अकाउंट ही है। क्या सकता है? अगर यही पॉइंट एग्जाम में आ जाए और आपसे क्या पूछे जनरल एंट्री, तो जब भी आपकी लायबिलिटी मालिक पे करे तो रिलेशन टू पार्टनर कैपिटल क्रेडिट, क्योंकि आपकी लायबिलिटी मालिक पे करेगा तो आपका फर्ज बनता है उसकी कैपिटल को क्या करें? बढ़ाने। अब कैपिटल बढ़ाना क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो बच्चे इधर डेबिट साइड में आपकी वो लायबिलिटी खत्म होगी और नाम क्या आएगा? टू आशीष कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में मिसेस आशीष लोन, ठीक है? लिखो टू आशीष कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में मिसेस आशीष लोन। बताओ क्या इस लोन की कोई अमाउंट गिवन है पॉइंट में? बोलो बच्चों, क्या इस लोन की अमाउंट पॉइंट में गिवन है? तो वही अमाउंट लेंगे जो पहले से है, और वो अमाउंट कितनी है? 9,000 रुपीज। बच्चों 4 एंट्री मिनिमम तो आपको याद करना ही चाहिए, वो चारों एंट्री, क्योंकि मैं कह रहा हूं आपको जनरल एंट्री भी साथ साथ पढ़ना है। एग्जाम में 60% चांसेस जनरल एंट्री आने के इस चैप्टर से, ठीक है? चलिए बच्चे अगले पॉइंट पर आ जाएं। डेटर्स की बात हो रही है और डेटर्स आपके डेबिट साइड में ट्रांसफर हो रखा है ना? रिलाइज किधर होगा? क्या यहां पे किसी मालिक की बात हो रही है? तो आपके डेटर्स से पैसा आ गया है, कितना? अब आप मालिक का नाम लिखोगे बैंक लिखोगे? क्योंकि आपके पास बैंक बैलेंस है तो आप बैंक से एंट्री करिए। लिखिए क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट। क्या मतलब है इसका पता है? डेटर से पैसा आ गया। बताओ कोई एंट्री बताएगा मुझे इसकी? जल एंट्री बताएगा मुझे इसका? क्या क्या? कैश अकाउंट डेबिट रिलेशन अकाउंट, लेकिन मैंने भी क्या बताया था? बैंक लिख दो, क्योंकि मैंने कहा दोनों लिख देना बच्चों। दोनों में से कोई लिख सकते हो, कैश या बैंक, दोनों में से कोई एक, ठीक है? तो आप यहां पे एंट्री क्या बन गई आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। एंट्री में रिलेशन कहां पर है? तो क्रेडिट साइड है ना? बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, इसलिए हम कहां रिलाइज कर रहे हैं उसको? क्रेडिट साइड ही कर रहे हैं। और क्या लिखकर? बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो, ब्रैकेट में लिख दो डेटर्स, ब्रैकेट में लिख दो डेटर्स। हाँ एंट्री में हाँ ठीक है, या फिर अपोजिट साइड, ठीक है? चलो बच्चों नेक्स्ट कितने में रिलाइज हुआ? ये सामने देख पा रहे होंगे मेरे 2 एसेट्स खत्म हो चुके हैं, एक फर्नीचर और एक डेटर्स। चलिए अगला, इसके आगे कुछ लिखा है कि प्लांट भी बिक गया। कितने में? 10% में नहीं, 10% मोर, मतलब 10% एक्स्ट्रा मिला। कितना प्लांट पड़ा हुआ है? 2,10,000। 2,10,000 का 10% कितना होता है? 21,000। आपको 21,000 और मिले तो कितने मिलेगा? 2,31,000। हाँ या ना? 2,31,000। सबको समझ में आ गया? 10% एक्स्ट्रा मिलेगा ना? अच्छा मालिक से या बैंक से? बैंक ही आएगा। बाय बैंक अकाउंट क्या रिलीज हुआ? प्लांट कितने में? 2,31,000। किसको दिक्कत है इस पॉइंट पे? किसको दिक्कत है? बड़े आगे आपके 3 एसेट्स खत्म हो गए। देखो मैं बताऊं, आप यहां तो मैं क्रॉस कर रहा हूं पर आप क्रॉस नहीं करेंगे, हाथ लग जाएगी नहीं तो।
आप क्या करें, जैसे मैं करता था अपने प्रैक्टिस के टाइम पे या फिर एग्जाम में भी अगर आया होगा तो मैं लगाता था एकदम डॉट, ऐसे एक डॉट लगाता था। अब डॉट से किसी को पता नहीं चल रहा क्या है, डॉट से मुझे पता चल रहा है कि ये तीनों हो चुके हैं, ठीक है, डॉट से मुझे पता चल गया, लेकिन मैं क्रॉस वर्ड लगा दूंगा तो सही नहीं है। इससे ना मदद मिलेगी बाद में कि कौन सा रह गया है, ठीक है। चलो बच्चों आगे पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। Kanav took over 40% of stock at 20% less than book value। ये पढ़ाना पॉइंट देखो, मैं बच्चों कितनी बार बोल चुका हूं और एक पेपर पर लिख के भी दे दूंगा, जिस बच्चे ने पॉइंट नहीं पढ़ा या नहीं पढ़ता वो कभी भी, उसको अकाउंट नहीं आने वाली, ठीक है। कनव की बात हो रही है और वो क्या लिख रहा है कि वो स्टॉक ले गया, सारे स्टॉक ले गया, सब में से सिर्फ कितना ले गया, और 40% स्टॉक को भी 40 उसी अमाउंट में ही ले गया। मैं आपको एक कहानी बताता हूं, देखो देखो सुनो, सामने देखो, सामने पहले बताओ स्टॉक कितने हैं, जरा ध्यान समझने में क्या कहना चाह रहा हूं। ये क्या कहना चाह रहा है, लाइन का मतलब क्या है। इसने कहा कनव ले गया क्या, स्टॉक ले गया, कितना 40% स्टॉक ले गया, इसका 40% कितना होता है 9,600, 9,600 स्टॉक ले गया, 9,600 स्टॉक कितने में, अगर आगे कोई पॉइंट नहीं होता तो इतने में ले गया, इतने में ले गया, अगर आगे कोई पॉइंट नहीं लिखा होता तो। लेकिन लिखा क्या, उसने लिखा कि एट कितने में, एट मतलब कितने में, 20% लेस देन बुक वैल्यू, ये है उसकी बुक वैल्यू। जो स्टॉक तुमने अलग किया उसकी वैल्यू क्या है 96, उसको कितने में ले गया, उसको भी 20% कम में ले गया, मतलब उसने ना डील किया है 20% और कम। इसका 20% कितना होगा 1920 रुपए, 1920 का माइनस कर दो कितना आ जाएगा 7680। तो बच्चे इतने वाला स्टॉक कितने में ले गया। अब बताओ मैं कौन सी अमाउंट लिखता हूं, डील वाली या ओरिजिनल वैल्यू। मैं डील वाली अमाउंट लिखता हूं ना हमेशा, और डील वाली अमाउंट लिखनी है हमेशा। समझ में आया, दोबारा समझ लो एक बार। आपका स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल और थोड़ा डीप बताता हूं। मान लो ये सब स्टॉक्स हैं, ये सारे स्टॉक्स हैं, कितने के 24,000 के स्टॉक्स पड़े हैं, ठीक है मेरे पास। इनमें से 40% स्टॉक उठाया, कितना है वो, और ये स्टॉक कितना कितने का है 9600 का। अब मैं जब इसे ले जा रहा हूं, ये मेरा मालिक ले जा रहा है, वो बोल रहा है मैं 96 का स्टॉक 96 में लेके नहीं जाऊंगा, कितना ले जाऊंगा, इसके 20% कम में ले जाऊंगा। थोड़ा दिमाग में थोड़ा एक कहानी बनाओ ना कि सामने आपका मालिक बैठा है, वो स्टॉक ले जा रहा है, कह रहा है कि मैं इस स्टॉक को कितने ले जाऊंगा 20 में कम, 20% कम। इसका ही 20% कितना होता है, इसका 20% कितना होता है 1920 रुपए, कम कर दो कितना आया। तो इतने वाला स्टॉक इतने में गया, इतने वाला स्टॉक। अब आपको बताओ क्या आपके पास स्टॉक अभी भी पड़े होंगे भी रिमेनिंग, हाँ अभी भी 60% बचे होंगे, हाँ या ना। तो उनकी बात बाद में होगी, पहले इसे तो खत्म कर दें। अब बताओ पैसे आएंगे, मालिक का नाम आएगा, काहे मालिक का नाम क्यों है, क्योंकि मालिक ही ले जा रहा है, क्योंकि मालिक ने पैसे तो दिए नहीं है। तो आपका अच्छा बताओ किधर रिलाइज होगा, किधर 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 होगा, और किस नाम से होगा, बाय कनव कैपिटल अकाउंट, बाय कनव कैपिटल अकाउंट। क्या हुआ है, क्या हुआ है, स्टॉक रिलाइज हुआ है कितने में 7,680 रुपए। मैं अभी स्टॉक पे डॉट नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेरे स्टॉक अभी सारे खत्म, मैं तभी लगाऊंगा जब मैं खत्म हो जाते सारे, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। आगे पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, आगे भी है बच्चों। रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10%। क्या मतलब है इसका, बचे हुए स्टॉक को हमने 10% एक्स्ट्रा में बेचा। मालिक का नाम आएगा, बैंक आएगा, बैंक। अच्छा बताओ सुनो, सारे काम बंद कर दो, जो थोड़ा आईक्यू लेवल जिनका कम है थोड़ा यहां ध्यान दो। 24,000 में से ये वाला स्टॉक चला गया ना, बचा कितना 14,400। बात इसकी हो रही है अभी, नेक्स्ट इसकी हो रही है, बताओ। ये तो डील हुआ था, या तो ये था ना, बताओ बताओ बच्चों कितना आएगा। अब हाँ दिमाग में बच्चे ये आ रहा है कि नीचे वाला माइनस क्यों नहीं किया,
क्या स्टॉक ये गया है, ये गया है, ये नीचे जो अमाउंट है ना 7,000 तो इतने में गया है, स्टॉक गया कौन सा था, तो आप यही तो माइनस करोगे, है ना। तो आपका 24,000 में से ये वाला स्टॉक चला गया, बचा कितना 14,400। ये वाला स्टॉक कितने में गया, अच्छा यहां पे अगर सिंपल लिखा होता रिमेनिंग स्टॉक रिलीज्ड बस, तो इतने वाला इतने में ही जाता, हाँ या ना। लेकिन क्या लिखा है, अब 10% किसका, इसी का ही 10% ज्यादा, कितना होता है 10%, मैंने कहा था जब भी 10% निकालना जीरो कम कर दो बस, प्लस कर दो इसको, कितना 15,840 में। ये वाला स्टॉक कितने में गया, 15,840 में। पॉइंट पे इंपॉर्टेंट लगा लो, बाद में काम आएगा, ठीक है, पॉइंट पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बाद में काम आएगा। 15,840 बस लिख दो यहां पे, बाय बैंक अकाउंट, स्टॉक 15,800। अब मैं स्टॉक पे डॉट लगा दूं क्योंकि सारे स्टॉक। अच्छा मैंने आपसे बच्चे एक बात कही थी जब हमने इस टॉपिक को शुरू किया था कि एक तरीका और भी है इस क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का, जो आप रियलाइज करते हो। सामने देखो, एक बार सामने देखो, ये सब क्या है, रियलाइजेशन है आपके, सारे ऐसे बिक रहे हैं यहां पे, कोई बैंक में बिक गया, कोई मालिक ले गया। टीचर्स जो है वो ये वाला तरीका भी सिखा रहे हैं और वो सही है, गलत कुछ नहीं है। एक बार फिर से बता देता हूं, वो तरीका ये है कि अगर मान लो मैं ये तरीका नहीं अप्लाई कर रहा तो मैं करता हूं, एक और तरीका है, सिर्फ क्या लिखा मैंने, बाय बैंक अकाउंट, और जितने भी बैंक वाले ट्रांजेक्शन है वो सब एक ही बार में। पहला ट्रांजेक्शन किसमें था, डेटर्स, उसके अमाउंट लिख दी, सुना ध्यान से। फिर कौन सा था, बोलो बोलो, फिर कौन सा था, प्लांट, उसके अमाउंट लिख दी, और फिर स्टॉक, फिर उसके अमाउंट लिख दी, और प्लस करके सीधा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, हर बैंक के बीच में क्या लगातार बैंक है या पार्टनर नाम भी आया है, अब तुम्हें कैसे पता है 3 लाइन छोड़नी है, 4 लाइन छोड़नी है। अगर मान लो, सुनो, अगर आपने डेटर्स और प्लांट वाला, ये वाला और ये वाला पॉइंट करके डायरेक्ट शुरू कौन सा कर दिया, पार्टनर वाला, और लास्ट में फिर से क्या आ गया, एक स्टॉक, फिर कहां करोगे, तो गलत वो नहीं है। और पता है ये चीज आप कर सकते हो, लेकिन जब जब आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो गई हो। इसलिए मैं बिलीव करता हूं इस वाले पे कि आप सेपरेट दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो क्या है, वो शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट है, ये आपका बेहतर है, ठीक है, कि आप इसमें हर एक चीज को अलग चीज दिखा के चल रहे हो। चलिए हाँ जी बच्चों, अगला पॉइंट किसके बारे में है बताओ, अगला पॉइंट किसके बारे में है, अरे बोलो बोलो, बढ़िया। पर मैं पूछा अगला पॉइंट किसके बारे में है, क्रेडिटर्स। बहुत अच्छे, आपको पता है किसकी एंट्री नहीं होने वाली, क्योंकि आपके क्रेडिटर्स एक लायबिलिटी पूरी तरह सेटलमेंट हुए हैं, किससे, एक इन्वेस्टमेंट से। जब कोई लायबिलिटी थर्ड पार्टी लायबिलिटी, जब कोई थर्ड पार्टी लायबिलिटी से आपने ट्रांसफर किया हुआ है, वो किसी एसेट से सेटलमेंट पूरी तरह हो जाए, बिल्कुल खत्म, कोई पार्ट पेमेंट नहीं है, तो आप इसकी एंट्री नहीं करते। तो बच्चे आपका देखो 2 पॉइंट एक साथ खत्म हो रहे हैं, देखो देखो, एक क्रेडिटर और एक साथ, बिना कुछ करे। अगले पॉइंट पे आ जाओ, कनव एग्री टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या मतलब है इस वर्ड का, कनव कह रहा है कि मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं, किस चीज की, मतलब सब कुछ खत्म करने की, मतलब एसेट्स को कैसे बेचना है, कौन क्या लेके जाएगा, लायबिलिटी कैसे पेमेंट करनी, वो सारी जिम्मेदारी कौन ले रहा है, जिसके लिए एट एग्रीड रेम्यूनरेशन, ये एग्रीमेंट हुआ है आपका कनव के साथ कि तुम्हें हम कितने पे देंगे, ठीक है। एंड बियर रिलेशन, ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि आप उसे 12,000 दे रहे हो निशान, आप उसे 12,000 दे रहे हो, साथ में एग्रीमेंट कर रहे हो कि कोई भी खर्चा आता है वो तुम्हें ही करना पड़ेगा, फॉर्म पे दोबारा पढ़ लो, और ये मतलब दोबारा जान लो अच्छे तरीके से, पढ़ लो ये पॉइंट, सुन लो एक बार अच्छे से, समझ लो अपने अच्छे से, क्योंकि ये पॉइंट बहुत कंफ्यूजन रहता है। हमने कनव को देने हैं कितने रुपए,
12,000 तो दिए दिए, लेकिन साथ साथ में क्या करवा लिया हमने, एक साथ में एग्रीमेंट करवा ली। क्या एग्रीमेंट है वो, कि खर्चा कितना भी होगा आगे जाके फॉर्म 1 रुपया भी खर्च नहीं करेगा, क्योंकि वो उसने तुम्हें क्या दे दिया है, 12,000 दे दिया है। और सुन लो ध्यान से, आगे भी कुछ लिखा हुआ है कि एक्चुअल एक्सपेंस कितने हुए। क्या फॉर्म का मतलब है खर्चों से, फॉर्म उसे जब 12 दे देगा तो उसका मतलब है। लेकिन अगर ये वर्ड ना लिखा होता ना, एंड टू बियर रिलेशन एक्सपेंसेस, लिखा है, ये वर्ड लिखा है, देखो जरा ये वर्ड लिखा हुआ है। ये वर्ड अगर नहीं लिखा होता तो आप दोनों एंट्री करते, 12,000 वाली भी और 8,000 वाली भी। क्योंकि अगर ये वर्ड नहीं लिखा तो इसका मतलब एग्रीमेंट नहीं हुआ पार्टनर से। मतलब तुम उसे 12,000 भी दोगे और जो अलग से खर्चा है 8,000 का वो भी तुम ही करोगे। समझ में आया। लेकिन अभी बताओ, अभी सिनेरियो कैसा है, कौन सी एंट्री करनी चाहिए हमें, बस 12,000 वाली करनी चाहिए। कौन सी करनी चाहिए बच्चे। अब बताओ मालिक को पे करने की एंट्री कौन सी है, सामने देखो चारों में से कौन सी है, रिलेशन टू। ये एंट्री तब भी होती है जब मालिक हमारी लायबिलिटी पे कर दे, ये एंट्री तब भी होती है जब हमें मालिक को देना हो, और ये एंट्री तब भी होती है जब हमारा खर्चा मालिक पे कर देता है। तो अभी वाली एंट्री हम करने जा रहे हैं, बताओ रिलेशन किस तरफ है। तो अभी कहां पहुंच जाए, सीधा डेबिट साइड पहुंच जाए और लिख दो टू, क्योंकि हमें मालिक को 12 देने हैं ना, क्योंकि वो सारे खर्चे देख रहा है। पढ़ो पढ़ो, मैंने इसलिए कहा था पढ़ने के लिए। टू कौन है, कनव कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए, 12,000। तो बच्चे फिर से बता देता हूं, अगर ये वर्ड ना लिखा होता कि एंड बियर रिलेशन एक्सपेंसेस, तो हम अगली वो 8,000 वाली भी एंट्री यहीं पे कर रहे होते टू बैंक के नाम से, क्योंकि पेमेंट इधर ही होती है सारी लायबिलिटी की, खर्चे की पेमेंट भी इधर ही होती है। लेकिन अभी करेंगे क्या 8,000 वाली, नहीं करेंगे ना। चलिए, तो आगे क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जहां दोनों एंट्री करनी पड़े, क्योंकि वहां पे डील नहीं हो रहा है, एग्रीमेंट नहीं हो रहा पार्टनर के साथ हमारा। चलिए बच्चे, अब आप सारे पॉइंट खत्म हो गए, लेकिन क्या आप एक बार गौर करिए, क्या आपकी सारी लायबिलिटी खत्म हो गई, कौन सी रह गई है, सारे ऐसे खत्म हो गए आपके, सारे ऐसे खत्म हो गए, बोलो बोलो बोलो। लायबिलिटी कौन सी रह गई है, कौन सी रह गई है, आईएफआर खत्म करेंगे, बताया था मैंने, ऊपर लिखा है देखो, ऊपर सबसे टॉप पे आईएफआर और पीएफडीडी ट्रांसफर होगा बट रियलाइज, क्योंकि वो किसी एसेट से रिलेटेड हैं। आईएफआर और बोलो, आईएफआर और ट्रांसफर होगा बट, ठीक है। अभी क्या रह गया फिर, ये ईपीएफ रह गया। क्या इसके बारे में कोई पॉइंट है। तो बच्चे मैंने बताया था, जिसके बारे में कोई पॉइंट ना हो उसे खुद रियलाइज करो और पूरी अमाउंट से करो। बताओ, लायबिलिटी उस तरफ लिखा हुआ है, रियलाइज होगा इस तरफ, किस नाम से होगा, बैंक अकाउंट के नाम से लिख दो यहां पे ईपीएफ, और कितनी अमाउंट है, 60,000। चलिए खत्म क्वेश्चन। बाकी आपको पता ही क्या करना है, जैसे आप रिवोल्यूशन अकाउंट में प्रॉफिट लॉस निकालते थे, ऐसे यहां भी आप क्या निकालेंगे, प्रॉफिट या फिर लॉस। इस क्वेश्चन में बच्चे प्रॉफिट होगा 20, इसकी या इसकी, ये वाली किसी की कह रहे हो, किसी कह रहे हो कि कौन सा अकाउंट है ये अकाउंट का नाम क्या है, इस अकाउंट का नाम क्या है, रिलेशन अकाउंट किस साइड, ये पढ़ा किस तरफ है, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू आरसीएस कैपिटल अकाउंट। बच्चे इसके बाद का काम तुम्हें आता है सबको, प्लस माइनस करो और क्या निकाल लो, प्रॉफिट एंड लॉस। इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड लिख दो यहां पे, कितने पार्टनर्स हैं, आशीष और कनव, इनमें प्रॉफिट बांट दो। प्रॉफिट आ रहा है 20,000 20 रुपए का, और रेशियो है 3 और 2, बताओ 12,000 12 8,008, वाह। चलो इसके टोटल बता दो, टोटल ठीक है 26,000। चलिए बच्चे कंप्लीट।